हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ एकेडमी में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और इसमें हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके लिए हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस में हमें रैखिक समीकरणें बनानी है और उन रैखिक समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारे लिए हमसे ये पूछा गया है कि इसमें जो भिन्न होगी वह क्या होगी, और हमें जो कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए यहाँ पर वर्क करना है। तो हमसे पूछा है ये है कि भिन्न कौन सी होगी, वो जिस भिन्न की बात कर रहे हैं। तो उस भिन्न के लिए हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना वह भिन्न x/y है। तो ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमारे लिए इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं जिसको हमें यहाँ पर लगाना है। पहले हमसे ये बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारे पास x/y ये फ्रैक्शन है, इसमें ये अंश है और ये y है। ठीक है, तो कह रहे हैं अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दो और हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। 1 में बदलने का मतलब ये है कि वह भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं तो यह भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये इसका कहने का मतलब है। तो x+1 बराबर हो जाएगा, इस y-1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y-1। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, y को इधर भेज देते हैं, 1 को इधर भेज देते हैं, तो x y इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 1 इधर जाकर के माइनस का 1 ये है और माइनस का 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x-1 और इस 1 को हमने इधर भेज दिए तो यहाँ से हो जाएगा x - y बराबर -2। पहली इक्वेशन ये हमारी हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन हमें और दे रखी है। दूसरी कंडीशन हमें ये दे रखी है, प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। दूसरी कंडीशन में हमसे ये कहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब फिर से भाई हमारे पास फ्रैक्शन है x/y और इसमें कह रहे हैं हर में 1 जोड़ दें। अगर हर में है, यहाँ पर हम 1 जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाएगी, तो यह 1/2 हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x और y+1 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा y+1। y को इधर भेज देंगे तो 2x - y बराबर 1। इसे समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। अब हम इन्हें विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, किसी का गुणांक बराबर है तो यहाँ पर y का गुणांक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी y का गुणांक 1 है। दोनों इक्वेशन में हमें y का गुणांक बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर विलोपन विधि लगा सकते हैं। तो x - y बराबर -2 और ये दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे 2x - y बराबर 1। ठीक है, दोनों के चिन्ह सेम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ माइनस के 2x और यहाँ प्लस का x, तो यहाँ से माइनस का x बचेगा, यहाँ से माइनस के 3 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 x - y बराबर -2 है, तो x - y बराबर -2। तो यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है 3,
माइनस बाई बराबर -2। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं, तो बाई बराबर हो जाएगा -2 और 3 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -3, माइनस बाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हमारे पास x और बाई दोनों की वैल्यू आ चुकी हैं, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं अतः भिन्न हमने क्या मानी थी, x/बाई। अब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो इसलिए हमारे पास में जो भिन्न हो जाएगी वो हो जाएगी 3/5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में मिलते हैं। और जब कभी भी हमें आयु का क्वेश्चन बनेगा तो हमसे हमेशा वर्तमान आयु पूछी जाती है। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, नूरी और सोनू, इनकी आयु पूछिए, अर्थात वर्तमान आयु पूछिए। तो हम यहाँ से मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें वर्तमान आयु जो हमसे पूछी जाती हैं उन्हें पहले x और y के रूप में मान लिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, हम जो प्रश्न के अनुसार हमें कंडीशन दी जाती हैं जैसी, उस तरीके से हम यहाँ पर कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमें ये दी गई है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, हमसे पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन कब की है, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व क्या हुआ था, तो ये कह रहे हैं 5 वर्ष पहले यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3, कह रहे हैं नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर नूरी की आयु देखते हैं 5 वर्ष पहले। नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 5 वर्ष पहले का मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष पहले इसकी आयु 5 वर्ष कम रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस समय x वर्ष है इसकी आयु, तो 5 वर्ष पहले होगी x माइनस 5 वर्ष। ठीक है, सोनू की आयु इस समय वर्तमान में है y वर्ष, तो 5 वर्ष पहले की है ये। ठीक है, तो 5 वर्ष पहले सोनू की आयु 5 वर्ष कम रही होगी, अर्थात ये हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, गुणा में 3। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x माइनस 5 बराबर यहाँ हो जाएगा 3y माइनस 3 पंजे 15। 3y को इधर ले आते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो x माइनस 3y बराबर -15 और इधर 5 आ जाएगा तो ये प्लस का 5। यहाँ से x माइनस 3y बराबर -10। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। अब इसी प्रकार से हमें इसकी क्वेश्चन नंबर 2 बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए हमें प्रश्न में हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। अब हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि 10 वर्ष पश्चात, और जब भी कभी पश्चात कहा जाएगा क्वेश्चन में, उसका मतलब होगा कि बाद में, 10 वर्ष के बाद में। और जब 10 वर्ष के बाद में होता है तो हमें हमेशा आयु को प्लस करना होता है, और अगर पूर्व लिखा होता है तो हमें हमेशा आयु को माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें वर्तमान आयु में से ही करना पड़ेगा। क्या कहा है इसने हमसे ये कहा है कि 10 वर्ष के बाद यानी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
इसका मतलब ये हो गया कि 10 वर्ष के पश्चात में नूरी की आयु, नूरी जो है नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु से, सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु इस समय कितनी है? नूरी की आयु है x वर्ष, लेकिन 10 वर्ष के बाद क्या होगा? नूरी की आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी, अर्थात 10 वर्ष के बाद हो जाएगी x + 10। ठीक है। सोनू की आयु इस समय है 22 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष के बाद क्या होगा? सोनू की आयु हो जाएगी 22 + 10। ठीक है, हमें उस आयु को प्लस करना होगा। तो अब यहाँ से इसका दुगना कर देंगे हम, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x + 10 बराबर 2y, और यहाँ 2 दहम 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y को इधर लिफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं, 10 को उधर भेज देते हैं, तो x और y इधर आकर के हो जाएगा -2y, यहाँ से 20, और यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -10। x - 2y बराबर आएगा 10। समीकरण नंबर हम इसे 2 डाल देंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हम किसी एक वेरिएबल को इसके जो गुणांक हैं उसके बराबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो x का गुणांक बराबर है, x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो हम एज इट इज़ इस तरीके से ही यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे। ठीक है, विलोपन विधि से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन दे रखी है x - 3y बराबर -10, दूसरी है x - 2y बराबर 10। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इन इक्वेशंस को अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आता है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने विलोपन विधि को सॉल्व करना बताया है, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणांकों को बराबर करते हैं वेरिएबल्स के, और जिस वेरिएबल का गुणांक बराबर होता है उसके हम साइन को अपोजिट करते हैं। अपोजिट करने के लिए अगर हमारे लिए साइन दोनों के सेम है तो हमें यहाँ पर इक्वेशंस को घटाना पड़ता है, घटाने पर, और अगर इक्वेशन जो वेरिएबल होते हैं उनके अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अब घटाने पर ये साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो यहाँ से माइनस का बचेगा y, और यहाँ -10, यहाँ -10, ये जुड़ करके हो जाएंगे -20, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 20। ठीक है, अब हम y का जो मान आया है 20, ठीक है, इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में लगा देंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? समीकरण पहली वाली हमारी दे रखी थी x - 3y बराबर -10। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 3 और y की वैल्यू है 20 बराबर -10। 20 3 60 हो जाएगा, यहाँ पर x - 60 बराबर -10। जब हम इधर सॉल्व करेंगे इसके लिए तो 60 को हम इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -10 प्लस 60, तो यहाँ से x बराबर प्लस का 50 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x क्या माना था? x मानी थी हमने नूरी की आयु, और y क्या मानी थी? y मानी थी सोनू की आयु। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु आ गई वो आ गई 50 वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु ये आ गई 20 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, तो हम इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। संख्याओं का जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हमेशा 2 अंकों की संख्या के बारे में ही बात की जाएगी, और जब 2 अंकों की संख्या के बारे में बात की जाती है तब वहाँ पर हमें इकाई और
दहाई अंक को मानना होता है। ठीक है, तो संख्या बनाने के लिए हमसे जो 2 अंकों की संख्या पूछी गई है, उस संख्या को बनाने के लिए हमें पहले इकाई अंक और दहाई अंक को लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y हो तो जब इसका दहाई अंक y होगा तो संख्या क्या हो सकती है। अब संख्या 2 अंकों की है। जब 2 अंकों की संख्या है तो इसका मतलब संख्या का जो रूप होगा वो किस प्रकार की होगी। इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। अब जो दहाई अंक होता है वह क्या होता है, 10 गुना होता है, अर्थात ये होगा 10y प्लस x। ठीक है, इस रूप में हमें संख्या प्राप्त होती है। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। अब उसके बाद हमसे ये कहा है पहली कंडीशन की 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वह 9 है। यानी अंक जो संख्या है, संख्या के अंक कौन कौन से, इकाई अंक और दहाई अंक, इन दोनों संख्याओं के अंकों का जो योग है वह कह रहे हैं 9 है। इसका मतलब प्रश्न अनुसार पहली कंडीशन तो हमारे लिए ये दी गई है, प्रश्न अनुसार कि इकाई अंक और प्लस दहाई अंक इनका जो योगफल है वो है 9। इकाई अंक हमने x माना है, दहाई अंक y माना है, इसलिए x प्लस y बराबर हो जाएगा 9 और इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे। अब हमसे ये पूछा है, अब हमसे ये कहा गया है, नेक्स्ट कंडीशन हमसे ये कही गई है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या है, ये जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पहले तो हमें संख्या के अंकों को पलट करके संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम संख्या के अंकों को पलट देंगे, तब जो नई संख्या बनेगी उसके बारे में हम देखेंगे क्या दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। ठीक है, अब जब ये संख्या है, इस संख्या के अंकों को पलट देंगे तो क्या होगा, जो इकाई अंक है वह दहाई हो जाएगा और दहाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। तब हमारे लिए जो नई संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y। ठीक है, अब लगाते हैं हम यहाँ पर प्रश्न अनुसार कंडीशन। अब हमसे ये कहा गया है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का, यानी जो पुरानी संख्या हमारी थी उस संख्या का 9 गुना, पुरानी संख्या का 9 गुना क्या कहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी जो संख्या है इसका दुगना है, यानी नई जो संख्या बनी है हमारी, नई संख्या जो बनी है उसका दुगना। ठीक है, तो पुरानी संख्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, नई संख्या है 10x प्लस y, इसके दुगने के बराबर है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी, यहाँ हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब x और y के टर्म को हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90y प्लस 9x और यहाँ हो जाएंगे 20x माइनस में 2y बराबर 0। अब हम यहाँ पर घटाते हैं तो माइनस के देखो 9x हैं यहाँ प्लस के और 20x हैं यहाँ पर माइनस के, तो यहाँ से बचेंगे माइनस के 11x, यहाँ 90y। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे 2y तो यहाँ से बचेंगे प्लस के 88y बराबर 0। 11 से जब हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x प्लस
8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। समीकरण 2 और 3 को हम विलोपन विधि के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें x का गुणांक यहाँ पर बराबर मिल चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब x प्लस वाई बराबर 9, और यहाँ पर जो तीसरी क्वेश्चन आई है उसे लिख लेंगे माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। अब हम यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि हमारे लिए x का गुणांक बराबर है और इसके साइन दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से हम यहाँ पर समीकरणों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर 8y और 1y यहाँ पर हो जाएगा 9y, और 9 में जब 0 ऐड करेंगे तो 9। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 9/9। तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 1। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा देते हैं, समीकरण नंबर 2 में लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 में क्या था, x प्लस वाई बराबर 9, ये हमें समीकरण नंबर 2 थी। अब यहाँ पर y का मान 1 लगा देंगे, तो x प्लस 1 बराबर 9। तो 1 को इधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, x बराबर 8। ठीक है, अब हमारे लिए यहाँ पर x की और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी हैं। अब हम यहाँ पर संख्या देखते हैं, वो संख्या क्या होगी। तो संख्या हमारी जो थी, जो हमने संख्या बनाई थी पुरानी, वो थी 10y प्लस x। तो 10 और y की वैल्यू आई है 1, प्लस x की वैल्यू आई है 8। तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 8, यानी 10 और 8 हो जाएगा 18। ये हमारी संख्या होगी। ठीक है, यही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ही हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या है, मीना के लिए 2000 रुपये निकालने हैं, और उन 2000 रुपये में उसके लिए 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए केवल। तो वह उस बैंक में जो कैशियर होता है उससे ये कहती है कि हमारे लिए 50 रुपये और 100 रुपये के ही नोट चाहिए, जिसमें हमें केवल 2000 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर जो कैशियर होता है वह क्या काम करता है, उससे 25 नोट देता है, और उन 25 नोटों में कुछ 50 के होते हैं और कुछ 100 के नोट होते हैं। तो टोटल जो नोट देता है वह तो देता है 25, लेकिन अगर इन 25 नोटों के अगर रुपए में चेंज किया जाए तो इनके रुपए हो जाते हैं 2000 रुपये। ठीक है, यानी पैसे कुल मिलाकर 2000 रुपये होने चाहिए, और नोटों की जो संख्या होगी वो होगी 25। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया है कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट हैं। तो हम यहाँ पर इन्हें लेट कर लेते हैं, इन्हें पहले मान लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि 50 रुपये के एक्स नोट हैं और 100 रुपये के वाई नोट हैं। तो हम लिखेंगे माना 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार कुल नोट कह रहे हैं 25 नोट प्राप्त करती है वो। कुल नोट कौन कौन से, यानी कुल नोट कितने होते हैं उसके पास, 25। ठीक है, अब इन कुल नोट में क्या है, 50 रुपये के नोट हैं, रुपये 50 के नोट हैं, प्लस 100 रुपये के नोट हैं, 100 रुपये के नोट हैं, तब कुल मिलाकर 25 नोट हुए। अब 50 रुपये के हैं एक्स नोट और 100 रुपये के हैं वाई नोट, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 25। इसे हम समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। पुनः प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है। अब थोड़ा ज़रा ये विचार कीजिए कि भाई एक्स नोट
जो हैं वो 50 रुपये के हैं। अगर हमारे लिए एक नोट दिया जाए 50 रुपये का, तो उसके टोटल रुपए कितने बनेंगे? 50 बनेंगे। अगर हमें दो नोट दिए जाएँ 50 रुपये के, तो उसके टोटल रुपए कितने हो गए? तो टोटल रुपए हो जाएंगे 100 रुपये। ठीक है। अगर हमें तीन नोट दिए जाएँ 50 रुपये के, तो टोटल रुपए हो जाएंगे 150 रुपये। ठीक है। इसी क्रम में अगर हमारे लिए एक्स नोट दिए जाएँ 50 रुपये के, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर के कुल मिलाकर 50x रुपये हो जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि उसके पास जो कुल रुपए बने वो कितने बने? वो तो हैं 2000 रुपये। ठीक है। अब इन रुपए में कुछ तो 50 रुपये के जो नोट हैं उनके द्वारा बने हुए रुपए होंगे, और कुछ 100 रुपये के नोट हैं उनके द्वारा बने हुए रुपए होंगे। ठीक है। तो इन कुल रुपए में कौन कौन से रुपए हैं? एक्स नोटों के कुल रुपए, एक्स नोटों के कुल रुपए प्लस बाई नोटों के कुल रुपए, ये मिलाकर 2000 रुपये हैं। देखो, कुल रुपए उसने निकालने थे 2000। अब इन 2000 में एक्स नोट हमने माने हैं 50 रुपये के, तो उन 50 रुपये के यानी एक्स नोटों के कुल रुपए और बाई नोटों के कुल रुपए, जो रुपए टोटल बनेंगे वो होंगे 2000 के बराबर। तो एक्स नोटों के कितने पैसे बनेंगे, कितने रुपए बनेंगे? तो एक्स नोटों के हो जाएंगे यहाँ पर 50x। ठीक है, 50x रुपये। और बाई नोटों के कितने रुपए हो जाएंगे? बाई नोटों के हो जाएंगे 100 बाई रुपये। ठीक है। अब ये दोनों रुपए मिला करके कितने होने चाहिए? 2000 रुपये। अब हम इस समीकरण में 50 से भाग कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 50 एकम 50 x, 50 दूनी 100, तो 2y। यहाँ हो जाएगा 50 से जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो हो जाएगा 50 चौक, ठीक है, 200, और यहाँ पर एक 0 यानी 40। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब दोनों समीकरणों में हम ये देखते हैं कि x का गुणांक है बराबर। तो जब x का गुणांक बराबर है तो हम डायरेक्टली इनके लिए विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब x प्लस बाई बराबर 25, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। तो अब हम यहाँ पर दोनों के लिए लिखेंगे घटाने पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक है बराबर, लेकिन दोनों का साइन है सेम। जब साइन सेम होता है तो हम लिखते हैं घटाने पर, और घटाने पर क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये भी माइनस, और ये भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब ये प्लस है, ये माइनस है, बराबर हैं गुणांक में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस के 2y हैं, ये प्लस का y, तो माइनस का बचेगा y। यहाँ माइनस के 40 और ये प्लस के 25, यहाँ जब घटाएंगे तो माइनस के 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 15। अब ये y का मान समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 1 में दे रखा है x प्लस y बराबर 25, तो y का मान आ गया यहाँ पर x प्लस 15 बराबर 25। x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर हो जाएगा 10। तो अब x की वैल्यू और y की वैल्यू आ चुकी है। x क्या माना था हमने? x माने थे 50 रुपये के नोट, और y क्या माना था? y माने थे 100 रुपये के नोट। तब हम यहाँ से लिख देंगे अतः 50 रुपये के कुल नोट। तो 50 रुपये के हमने x माने थे, तो ये आ गए 10 नोट, और 100 रुपये के कुल नोट, तो 100 रुपये के कुल नोट माने थे हमने y, जो आ चुके हैं हमारे पास 15। ठीक है। तो टोटल नोटों की संख्या भी यहाँ पर 25 हो जाती है। यही हमारा आंसर होगा। तो इसका अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम
3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपये दिए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है? इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। एक पुस्तकालय से पुस्तक लेने पर क्या होता है, पहले जो 3 दिन होते हैं उनका किराया तो फिक्स रहता है और उसके अलावा अगर आगे पुस्तक ज़्यादा दिनों के लिए ली जाती है तो उसका किराया प्रति दिन के हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर नियत किराया और प्रति दिन का किराया हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इनके लिए लेट कर लेते हैं। हम मान लेंगे, माना नियत किराया x रुपये तथा प्रतिदिन किराया y रुपये है। तो प्रश्न अनुसार कह रहे हैं सरिता ने एक किताब 7 दिनों के लिए ली, तो जिसके लिए उसके लिए 27 रुपये देने पड़े। इसका मतलब ये हो गया कि 7 दिनों के लिए 7 दिनों का किराया, जो 7 दिनों का किराया दिया उसने, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक खरीदी और जिसका किराया दिया उसने 27 रुपये। ठीक है, तो 7 दिनों के का जो किराया हुआ वो 27 रुपये। अब इन 7 दिनों में 3 दिनों का जो नियत था, ठीक है, एक तो ये रहेगा कि 3 दिनों का नियत किराया होगा, इसमें 3 दिनों का नियत किराया होगा प्लस 4 दिन का, जो बाकी 4 दिन बचे उनका प्रतिदिन किराया होगा। 4 दिनों का प्रतिदिन किराया, तो ये कुल मिलाकर 27 रुपये होगा। अब 3 दिनों का जो किराया है, नियत किराया है वो है ₹x, तो 3 दिनों का तो फिक्स है भाई, ये तो x रुपये है। ठीक है, और 4 दिनों का है प्रतिदिन के हिसाब से, यानी एक दिन का y रुपये, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y। इसी प्रकार से 4 दिनों का हो जाएगा यहाँ पर 4y, तो x + 4y बराबर हो जाएगा 27। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। इसी प्रकार से आगे हमें जो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन दे रखी है, तो हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। इसमें हमसे ये कहा गया है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए खरीदी, ठीक है, 5 दिनों के लिए ली, जिसके लिए उसे 21 रुपये देने पड़े। 5 दिनों का जो उसने किराया दिया, 5 दिनों का किराया, तो 5 दिनों का जो किराया दिया वह दिया 21 रुपये। अब इन 5 दिनों में 3 दिन का किराया जो है, 3 दिनों का नियत किराया है, इसमें नियत किराया, और बाकी जो 2 दिन बचे, 2 दिन का प्रतिदिन किराया है, 2 दिन का प्रतिदिन किराया, तो ये 21 रुपये होते हैं। अब देखो 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो फिक्स है भाई, x रुपये, और जो 2 दिन का किराया है वो प्रतिदिन के हिसाब से है। तो प्रतिदिन के हिसाब से यानी एक दिन का जो किराया है वो 22 रुपये है, और 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा 21। इसे हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। तो हमें पहली समीकरण ये मिल गई, दूसरी ये मिल गई। अब हम इन दोनों समीकरणों में देख रहे हैं कि x का गुणांक जो है बराबर है। जब x का गुणांक बराबर है तो हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x + 4y, पहली इक्वेशन, x + 4y बराबर 27, और यहाँ लिखेंगे x + 2y बराबर 21। अब हम देखते हैं यहाँ पर x का साइन सेम है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर क्या होगा, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है,
ये प्लस का था, ये माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का एक्स, ये माइनस का एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ 4y में से 2y जब माइनस करेंगे तो बचेंगे 2y, और यहाँ 27 माइनस 21 करेंगे तो बचेंगे 6। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, y बराबर, ठीक है, 6/2 यहाँ पर, और y का मान आ जाएगा यहाँ से 3। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास x + 4y बराबर 27। y का मान आ चुका है 3, तो यहाँ लगा देंगे x + 4, y के स्थान पर y की वैल्यू 3 बराबर 27। यहाँ 4 3 12 हो जाएगा, तो 4 3 12 बराबर 27। ठीक है, अब इस 12 को हम इधर माइनस कर देंगे, तो हम यहाँ से लिखेंगे 27 में 12, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7 - 2 तो 5, और यहाँ से 1, x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो अब हमारे लिए जो 3 दिनों का x क्या माना था, 3 दिनों का नियत किराया, तो नियत किराया आ गया हमारे पास में 15 रुपये। अतः नियत किराया आ गया 15 रुपये, और प्रतिदिन किराया इसे हमने माना था y, तो y की वैल्यू आ गई है 3, तो प्रतिदिन का किराया हो गया 3 रुपये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिन्हें हमने 1 बाय 1 सॉल्व कर लिया है। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है, और साथ ही साथ जो चैप्टर नंबर 3 था 2 चरों में रैखिक समीकरण, वह भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके आगे आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।